हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रेजी जी का ट्रिक। तो दोस्तों, आज के वीडियो लेक्चर में हम उत्तर प्रदेश के प्राचीन इतिहास के अंतर्गत इसका पार्ट 2 डिस्कस करेंगे। पार्ट 1 हमने ऑलरेडी डिस्कस इसका कर लिया है। तो यदि आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो आप हमारी उत्तर प्रदेश जीके की प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। इससे पहले दोस्तों हमने उत्तर प्रदेश का सामान्य परिचय, उत्तर प्रदेश का कंप्लीट भूगोल या फिर उत्तर प्रदेश की कंप्लीट ज्योग्राफी, इसके अलावा उत्तर प्रदेश की राज्य व्यवस्था या फिर पॉलिटी और उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी या फिर अर्थव्यवस्था को डिटेल में कवर किया हुआ है। तो यदि आपने ये सभी वीडियो मेरे नहीं देखे हैं तो आप हमारी यूपी जीके की प्लेलिस्ट को फॉलो कर सकते हैं और वहाँ ये सभी लेक्चर आप सीरीज से देख सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, जो भी हमारे ये वीडियो लेक्चर रहेंगे वो आपके उत्तर प्रदेश के जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं सभी एग्जाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाले हैं। तो आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको अपडेट दे दूं, यदि आपको इस टॉपिक की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारी क्रेजी जी के ट्रिक के एप्लीकेशन से पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा एप्लीकेशन पर आपको डिफरेंट टाइप के कोर्सेज भी मिल जाएंगे, जैसे मैथ्स का कोर्स, एमपी जीके का कोर्स, कंप्यूटर का कोर्स, इंग्लिश का कोर्स। तो इन कोर्सेज को आप वहाँ से अवेल भी कर सकते हैं। चलिए, तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा उत्तर प्रदेश का प्राचीन इतिहास। इसके अंतर्गत आज हम पार्ट 2 को पढ़ेंगे या फिर एंशिएंट हिस्ट्री उत्तर प्रदेश की। तो पहले हम इसकी पूरी थ्योरी डिस्कस करेंगे और थ्योरी के बाद लास्ट में हमारा उससे रिलेटेड एक एमसीक्यूज का महत्वपूर्ण सेक्शन रहने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक को। चलिए, तो देखिए, उत्तर प्रदेश के प्राचीन इतिहास के अंतर्गत हमने प्रागैतिहासिक काल पूरा डिस्कस कर लिया था। इसमें हमने पुरापाषाण, मध्य पाषाण और नवपाषाण पढ़ लिया था। इसके अलावा आद्य ऐतिहासिक काल के अंतर्गत हमने हड़प्पा सभ्यता और इसके पहले हमने ताम्रपाषाण काल भी पढ़ लिया था। इसके अलावा ऐतिहासिक काल के अंतर्गत हमने वैदिक सभ्यता पढ़ ली थी, महाकाव्य काल पढ़ लिया था और महाजनपद काल पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे जैन धर्म और बौद्ध धर्म के बारे में। इसके अलावा ब्राह्मण धर्म के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। मौर्य काल पढ़ेंगे, कुषाण काल पढ़ेंगे और गुप्त काल पढ़ेंगे। तो इस प्रकार से आज की वीडियो लेक्चर में हम अपना एंशिएंट हिस्ट्री या फिर प्राचीन इतिहास को कंप्लीट कर लेंगे। तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक को। सबसे पहले हम समझते हैं जैन धर्म और बौद्ध धर्म के बारे में। तो देखिए, 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में 2 नए धर्मों का उदय हुआ था। ठीक है, इनका मध्य देश, जो कि वर्तमान में उत्तर प्रदेश वाला रीजन है, में बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा है ना जी। उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार, नेपाल, इस रीजन में इसका काफ़ी ज़्यादा प्रभाव पड़ा था बौद्ध और जैन धर्मों का। चलिए, सबसे पहले हम जैनिज्म या फिर जैन धर्म को समझेंगे। तो देखिए, इसके संस्थापक कौन थे? तो ऋषभदेव जैन धर्म के संस्थापक कहे जाते हैं। ठीक है, ये जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर हुए हैं। आपको पता होगा जैन धर्म में 24 तीर्थकर हुए हैं, जिसमें से पहले कौन थे? ऋषभदेव इनके पहले तीर्थकर थे। इसके अलावा जो 24वें तीर्थकर थे वो कौन थे? तो महावीर स्वामी इनके 24वें तीर्थकर थे। इनका जन्म 540 ईसा पूर्व में हुआ था या फिर बीसी में हुआ था। इसके अलावा कुंडग्राम वैशाली, जो कि वर्तमान में बिहार में है, यहाँ पर उनका जन्म हुआ था। इसके अलावा पार्श्वनाथ, जिनका संबंध जैन धर्म से है, तो ये 23वें तीर्थकर थे। इनका जन्म वाराणसी उत्तर प्रदेश में ही हुआ था। उत्तर प्रदेश से इनका संबंध है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा वह काशी के इक्ष्वाकु वंश के राजा अश्वसेन के पुत्र थे। ठीक है, तो जो पार्श्वनाथ थे ये अश्वसेन के पुत्र थे, जो कि इक्ष्वाकु वंश के राजा थे। इसके अलावा पार्श्वनाथ के द्वारा जो 4 महाव्रत दिए गए हैं वो कौन कौन से हैं? तो सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह और अस्तेय। ठीक है, तो देखिए, सत्य मतलब आपको पता होगा हमेशा सत्य बोलना चाहिए। अहिंसा मतलब हिंसा ना करना। अपरिग्रह का मतलब क्या होता है? कोई वस्तु संचित ना करना, है ना, किसी भी चीज़ का संचय ना करना। इसके अलावा अस्तेय का मतलब होता है चोरी ना करना। ठीक है, तो इनकी आपको मीनिंग भी पता होना चाहिए, कई बार एग्जाम में पूछ ली जाती है। आगे डिस्कस करते हैं उत्तर प्रदेश के जो प्रमुख तीर्थ स्थल हैं, इनको एक बार हम डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए, श्रावस्ती सबसे पहले, यह तीसरे तीर्थकर संभवनाथ एवं विख्यात सोमनाथ मंदिर से संबंधित है। ठीक है, तो श्रावस्ती आपको याद रखना है, जैन धर्म का एक प्रमुख तीर्थ है। यहाँ तीसरे जो तीर्थकर हुए हैं, है ना, जिनका नाम क्या है? संभवनाथ। तो इनकी ये जन्मस्थली भी है। इसके अलावा ये याद रखना है कि ये तीसरे नंबर के इनके तीर्थ कर रहे हैं। इसके अलावा यहाँ पर प्रसिद्ध शोभनाथ मंदिर भी यहाँ पर स्थित है। इसके अलावा एक अयोध्या है, यह भी जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर, जो कि ऋषभदेव थे, दूसरे तीर्थकर। इसके अलावा दूसरे तीर्थकर अजितनाथ की जन्मस्थली है। ठीक है, तो अयोध्या भी आपको याद रखना है। ठीक है, अजितनाथ की यहाँ पर जन्मस्थली है और जैन धर्म के जो प्रथम तीर्थकर थे उनसे भी इसका संबंध है। इसके अलावा वाराणसी जो 23वें तीर्थकर हैं पार्श्वनाथ, इनकी जन्मस्थली है। अभी मैंने आपको ये सारी चीज़ें डिस्कस कराई थी। तो देखिए, उत्तर प्रदेश से किन किन का संबंध है? एक तो पार्श्वनाथ, जो कि 23वें तीर्थकर थे जैन धर्म के, इनका जन्म वाराणसी में हुआ। ठीक है, एक संभवनाथ थे, इनका जन्म श्रावस्ती में हुआ, ये तीसरे तीर्थकर थे। ठीक है, तो ये सारे आपको फैक्ट याद रखने हैं। ठीक, गुप्त काल का प्रसिद्ध जो दशावतार मंदिर है, ठीक है, वो यहीं पर है, देवगढ़ ललितपुर में। भगवान विष्णु का यह मंदिर है। इसके अलावा देवगढ़ को बेतवा नदी का आइसलैंड भी कहा जाता है। तो ये एक फैक्ट है, आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जैन धर्म के जो प्रसिद्ध तीर्थकर थे, ये संभवनाथ और चंद्रप्रभु का भी जन्म उत्तर प्रदेश में हुआ। तो अभी मैंने ये चीज़ आपको बताई। संभवनाथ
जो कि जैन धर्म के थर्ड नंबर के तीर्थकर थे, श्रावस्ती में इनका जन्म हुआ था। और जो चंद्र प्रभु 8वें नंबर के तीर्थकर थे, इनका जन्म चंद्रपुरी में हुआ। तो जितने भी फैक्ट मैंने आपको बताए सभी याद रखना है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके अलावा 3 रत्न भी आपको याद रखना है जैन धर्म के। कौन कौन से रत्न हैं? 3। एक है सम्यक दर्शन, है ना, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। ठीक है, तो ये 3 रत्न हैं जैन धर्म के। तो ये भी कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है, तो ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश के संदर्भ में आपको इतनी चीज़ें सफिशियंट है जैन धर्म से रिलेटेड। ठीक है, चलिए आगे डिस्कस करते हैं। चलिए टॉपिक को आगे डिस्कस करने पर से पहले मैं आपको अपडेट दे दूँ, क्रेजी जीके ट्रिक आपके लिए ला रहा है लाइव क्लासेस का प्रोग्राम, है ना। यहाँ पर आप अलग अलग एक्सपर्ट फैकल्टी के द्वारा अलग अलग सब्जेक्ट को पढ़ सकते हैं। जैसे मैथ्स पढ़ सकते हैं, ज्योग्राफी पढ़ सकते हैं, पॉलिटी पढ़ सकते हैं, हिस्ट्री पढ़ सकते हैं, साइंस पढ़ सकते हैं। तो ऑलरेडी यहाँ पर मैथ्स, ज्योग्राफी और पॉलिटी की कोर्स यहाँ पर स्टार्ट हो चुके हैं। इसके अलावा हिस्ट्री, साइंस वगैरह के भी कोर्स यहाँ पर स्टार्ट होने वाले हैं। तो एक बार आप रूट एप्लीकेशन को विजिट जरूर करें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। यदि रूट एप्लीकेशन की बात करूँ तो ज्योग्राफी मैं वहाँ पर पढ़ा रहा हूँ, है ना। इसके अलावा पॉलिटी वहाँ पर पढ़ाई जा रही है, मैथ्स वहाँ पर पढ़ाई जा रही है। इसके अलावा अलग अलग कोर्स अलग अलग डेट पर वहाँ पर स्टार्ट होने वाले हैं। तो आप एक बार रूट एप्लीकेशन को विजिट ज़रूर करें। इसके अलावा देखिए, जब आप रूट एप्लीकेशन को डाउनलोड करेंगे तो यहाँ पर आपको 3 डॉट के ऑप्शन मिल जाएंगे। यहाँ पर स्टडी मटेरियल वाले फोल्डर में आपको डेली करंट अफेयर का वीडियो बिल्कुल फ्री में मिल जाएगा। इसके अलावा इसकी PDF भी आपको बिल्कुल फ्री में यहाँ पर मिल जाएगी। फ्री टेस्ट वाले फोल्डर में आपको क्विज के फॉर्म में डेली करंट अफेयर टेस्ट देने को मिल जाएगा। ठीक है, तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, एक बार आप हमारी एप्लीकेशन को विजिट ज़रूर कीजिए। चलिए अब हम डिस्कस करते हैं बौद्ध धर्म के बारे में। तो देखिए, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? तो गौतम बुद्ध इसके संस्थापक थे। आपने हिस्ट्री में पढ़ा ही होगा। इनका जन्म कहाँ हुआ था? 563 ईसा पूर्व या फिर BC में नेपाल के लुम्बिनी नामक स्थान में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। इनके पिता जो थे शुद्धोधन थे। ठीक है, कपिलवस्तु में शाक्य गणराज्य के राजा थे। तो ये सभी फैक्ट हैं, आपने कई बार हिस्ट्री में भी पढ़े होंगे। इसके अलावा इनकी जो मृत्यु हुई थी वो 483 BC या फिर 483 ईसा पूर्व में मल्लों की राजधानी कुशीनगर में हुई थी। इसे बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण भी कहा जाता है। देखिए, बौद्ध के जीवन काल में जो अलग अलग इनकी घटनाएं हैं, जैसे जन्म, मृत्यु, है ना, इनका ज्ञान प्राप्त करना, तो इनको अलग अलग संज्ञा दी गई हैं। जैसे इनकी मृत्यु को महापरिनिर्वाण कहा गया है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। इसके अलावा कपिलवस्तु वर्तमान में प्रदेश के सिद्धार्थनगर जिले में स्थित है। ठीक है, कपिलवस्तु आपको याद रखना है किस जिले में है, जबकि रामग्राम गोरखपुर जिले में स्थित है। ठीक है, जबकि जो रामग्राम है ये गोरखपुर जिले में है। तो ये फैक्ट है, आपको याद रखना है। गौतम बुद्ध का जो ज़्यादातर जीवन है उत्तर प्रदेश में ही व्यतीत होने के कारण से उत्तर प्रदेश को बौद्ध धर्म का पालना भी कहा जाता है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट एक फैक्ट निकल के आता है ना, सीधा सा एग्जाम में क्वेश्चन आता है कई बार कि बौद्ध धर्म का पालना किस स्टेट को कहा जाता है? तो उत्तर प्रदेश को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि ज़्यादातर जो गौतम बुद्ध का जीवन था यहीं पर व्यतीत हुआ था, है ना। बौद्ध धर्म में स्थित प्रदेश के प्रमुख जो नगर हैं जो कि बौद्ध धर्म से रिलेटेड हैं, कौन कौन से हैं? काशी, कौशाम्बी, मथुरा, साकेत, श्रावस्ती, हस्तिनापुर और अहिच्छत्र। ये बौद्ध धर्म से रिलेटेड या फिर बौद्ध काल के प्रमुख नगर हैं। तो आपको सारे याद होने चाहिए। एग्जाम में क्वेश्चन आ जाएगा कि जो साकेत है वो किस धर्म से रिलेटेड है, या फिर श्रावस्ती है ये किस धर्म से रिलेटेड है, तो आपको पता होना चाहिए। चलिए आगे बात करते हैं। भगवान बुद्ध ने अपना जो पहला उपदेश है ये कहाँ दिया था? तो सारनाथ में दिया था, आपको पता ही होगा, है ना। वर्तमान में वाराणसी जिले के अंतर्गत आता है। पहला उपदेश दिया था, इसको हम क्या बोलते हैं? धर्म चक्र प्रवर्तन भी बोलते हैं। इसके अलावा जो सर्वाधिक उपदेश दिया इन्होंने कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में दिए हैं। तो आपको पता ही होगा श्रावस्ती एक जिला है ना। कौशल देश की राजधानी थी। जो शिवालिक हिमालय है उसके नीचे आपको ये जिला देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो बौद्ध धर्म के बारे में इतने फैक्ट काफ़ी हैं। चलिए आगे देखते हैं हम ब्राह्मण धर्म के बारे में। तो देखिए, जैन बौद्ध धर्म के अतिरिक्त उत्तर प्रदेश में हमें ब्राह्मण धर्म के देवी देवताओं जैसे विष्णु, वासुदेव, सूर्य, कार्तिकेय, वराह, दुर्गा, लक्ष्मी आदि की भी प्राचीन मूर्तियां हमें मथुरा से प्राप्त होती हैं। ठीक है, तो आपको याद रखना है ब्राह्मण धर्म की विष्णु, वासुदेव, सूर्य, कार्तिकेय, वराह, दुर्गा, लक्ष्मी, इन सभी देवी देवताओं की मूर्ति हमें मथुरा से प्राप्त होती हैं जो कि ब्राह्मण धर्म से रिलेटेड हैं। हाल ही में सौंख मथुरा में कुषाणकालीन मंदिर भी मिला है जो कि ब्राह्मण धर्म से संबंधित है। एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा जो मथुरा से हमें मंदिर प्राप्त हुआ है वो किस धर्म से रिलेटेड है? तो ब्राह्मण धर्म से रिलेटेड है। सौंग मथुरा से जो हमें मंदिर प्राप्त हुआ है। इसके अलावा मथुरा को भारतीय मूर्ति कला का जन्म स्थान भी कहा जाता है। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सीधे से एग्जाम में क्वेश्चन आ जाएगा किस स्थान को भारतीय मूर्ति कला का जन्म स्थान भी कहा जाता है?
तो मथुरा को भारतीय मूर्तिकला का जन्म स्थान भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये कुछ फैक्ट हैं आपको याद रखना है ब्राह्मण धर्म से रिलेटेड। चलिए आगे डिस्कस करते हैं। अब हम बात करते हैं जो अलग अलग राज्यों का उदय हुआ था, उनको हम डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले आपको पता होगा मगध राजवंश का यहाँ पर उदय हुआ था, है ना। अथर्ववेद से हमें मगध के बारे में पहली बार जानकारी मिलती है। ठीक है, तो जो मगध राज्य का सबसे पहले उदय हुआ था, तो अथर्ववेद से हमें यहाँ पर जानकारी मिलती है। इसके अलावा इसका क्षेत्र कहाँ कहाँ था, तो बिहार प्रांत के नालंदा, पाटलिपुत्र, पटना और गया। मेन क्षेत्र इसका कहाँ था, मेन देखा जाए तो एक प्रकार से जो पटना वाला रीजन था वो था। ठीक है, इसके अलावा इसकी राजधानी क्या थी, तो राजगृह या फिर पाटलिपुत्र इसकी कैपिटल थी। अब हम इसके कुछ राजवंश और जो इसके संस्थापक थे उनको डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए हर्यक वंश था जो इसके अंतर्गत सबसे पहले इसका संस्थापक बिंबिसार था। एक शिशुनाग वंश था, इसका संस्थापक शिशुनाग था। नंद वंश का संस्थापक महापद्मनंद था। ठीक है, तो ये कुछ प्रमुख संस्थापक हैं और प्रमुख वंश हैं, तो सीधे से एग्जाम में फैक्ट के रूप में क्वेश्चन बन जाते हैं, तो आपको ये चीज़ें याद होनी चाहिए। इसके अलावा मगध वंश का जो वास्तविक संस्थापक था, है ना, वो कौन था, तो हर्यक वंश के राजा बिंबिसार को मगध वंश का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। वैसे देखें तो कई जगह हमें मगध वंश का जो संस्थापक है वो वृहदत्त लिखा मिलता है। ठीक है, लेकिन जो वास्तविक संस्थापक है वो कौन थे, तो बिंबिसार इसके वास्तविक संस्थापक थे। बिंबिसार के बाद उनका पुत्र अजातशत्रु ने बिहार के साथ साथ उत्तर प्रदेश के भी अनेक भागों में अधिपत्य कर लिया था। ठीक है, तो जो बिंबिसार के पुत्र थे अजातशत्रु, ठीक है, तो इन्होंने बिहार के साथ साथ उत्तर प्रदेश के भी काफ़ी रीजन में अधिपत्य कर लिया था। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको याद रखना एग्जाम में आ सकता है। मगध साम्राज्य का सर्वाधिक शक्तिशाली राजा नंद वंश का संस्थापक महापद्मनंद था। तो ये भी एक फैक्ट है हिस्ट्री का, आपको याद रखना है। ठीक है, तो देखिए मगध साम्राज्य के बारे में जो आपको फैक्ट याद रखने हैं, उत्तर प्रदेश के संदर्भ में बहुत ज़्यादा फैक्ट नहीं है, लेकिन कुछ जो हिस्ट्री के फैक्ट थे वो मैंने आपको यहाँ पर बता दिया। आगे डिस्कस करते हैं मौर्य साम्राज्य। तो आपको पता ही होगा जो मौर्य साम्राज्य के संस्थापक थे वो कौन थे, चंद्रगुप्त मौर्य थे। 322 ईसा पूर्व में इसकी स्थापना हुई थी, है ना। सम्राट अशोक के 40 से भी अधिक अभिलेख खोजे जा चुके हैं, जिसमें से कुछ का संबंध उत्तर प्रदेश से भी है ना। तो आपको पता ही होगा अशोक ने अपने टाइम पीरियड में काफ़ी सारे स्तंभ लेख और शिलालेखों का निर्माण करवाया था, अलग अलग जगहों पर उनको स्थापित कराया था, जिनमें से कुछ उत्तर प्रदेश में भी हैं। तो कौन कौन से हैं उनको हम देख लेते हैं। जैसे सारनाथ का एक जो लघु स्तंभ लेख है, तो यह 4 सिंहों की आकृति वाला एक स्तंभ लेख है, जिससे कि भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय चिन्ह बनाया गया है। आपको पता होगा जो भारत का राष्ट्रीय चिन्ह है वो यही अशोक स्तंभ है ना। 4 सिर बने हुए हैं, एक सामने फ्रंट में है, एक दाएं है, एक बाएं है और एक पीछे साइड है। तो ये हमारा भारत का भी राष्ट्रीय चिन्ह है, प्रतीक चिन्ह, जो कि सारनाथ के ही लघु स्तंभ से लिया गया है। इसके अलावा एक और स्तंभ लेख है जिसका नाम है टोपरा स्तंभ लेख। ठीक है, यह खिजराबाद सहारनपुर में स्थित था, है ना। इसे फिरोज शाह तुगलक दिल्ली लेके गया था। ठीक है, तो इसे फिरोज शाह तुगलक ने दिल्ली शिफ्ट किया था। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है हिस्ट्री के, कई बार एग्जाम में आता है ना, यहाँ से क्वेश्चन आता है, तो आपको याद रखना टोपरा को इसने स्थानांतरित किया था, किसने, फिरोज शाह तुगलक ने। इसके अलावा एक और मेरठ स्तंभ लेख है, तो इसको भी फिरोज शाह तुगलक ने दिल्ली में स्थापित किया था मेरठ से, है ना। तो ये दो आपको याद रखना है, टोपरा और मेरठ, फिरोज शाह तुगलक ने इसको शिफ्ट किया था। इसके अलावा एक और है सौगौरा ताम्रलेख, जो कि गोरखपुर में है। यह ब्राह्मी लिपि में लिखा हुआ अभिलेख है। मौर्य काल में अकाल के बारे में हमें इससे जानकारी मिलती है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, गोरखपुर में है, ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है। इसके अलावा मौर्य काल में जो अकाल पड़ा था उसके बारे में हमें इससे जानकारी मिलती है। एक है कौशाम्बी का स्तंभ लेख, इसे हम रानी का अभिलेख भी बोलते हैं। समुद्रगुप्त द्वारा कौशाम्बी से प्रयाग लाया गया था। ठीक है, तो ये समुद्रगुप्त द्वारा कौशाम्बी से प्रयाग शिफ्ट किया गया था। एक और है अहरोला मिर्जापुर का अभिलेख, इसे हम लघु शिलालेख भी बोलते हैं। ठीक है, इसमें देखिए इस अभिलेख में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है। पहली बार घोषणा की गई थी कि अशोक व्यक्तिगत रूप से बौद्ध धर्म का अनुयायी है। देखिए जो अशोक था पहले तो ये ब्राह्मण धर्म का अनुयायी थे, लेकिन तो इसके ऊपर बाद में बौद्ध धर्म का प्रभाव पड़ा और इसने बौद्ध धर्म को ग्रहण कर लिया। ठीक है, तो आपको याद रखना अहरोरा जो अभिलेख है या फिर शिलालेख है लघु मिर्जापुर में जो स्थित है। ठीक है, तो पहली बार इसमें घोषणा की गई थी कि अशोक व्यक्तिगत रूप से बौद्ध धर्म का अनुयायी है। तो ये सारे आपको अभिलेख याद रखने हैं, कौन सा कहाँ पर है, कहाँ शिफ्ट किया गया था, किसके द्वारा शिफ्ट किया गया था, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं कुषाण वंश की। तो देखिए इस वंश का जो प्रथम शासक था वो कौन था, कुजुल कटफिसियस इसका प्रथम शासक था। इसके अलावा इसका जो वास्तविक संस्थापक था वो कौन था, विम कटफिसियस इसका वास्तविक संस्थापक था। तो ये कुछ मैंने यहाँ पर हिस्ट्री के फैक्ट डाले हैं तो आपको याद रखने हैं। इसके अलावा सर्वाधिक शुद्ध सोने के जो सिक्के चलवाए थे वो कुषाण वंश के शासनकाल में ही चलवाए थे। देखिए इन्होंने जो अपने शुद्ध सोने के सिक्के चलवाए थे, इनकी जो शुद्धता थी, है ना, प्योरनेस थी इनकी जो, वो गुप्त काल में जो सोने के सिक्के चलवाए गए थे उससे भी ज़्यादा थी। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। इसके अलावा
इसके सिक्के हमें मथुरा से प्राप्त होते हैं। तो मथुरा इनकी कैपिटल भी थी, सेकंड नंबर की, ठीक है। तो यहाँ से हमें कुषाण वंश के सिक्के भी प्राप्त होते हैं। इसके अलावा कनिष्क के बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं, जो कि इसी वंश का एक प्रमुख शासक था। तो 78 ईस्वी में शक संवत की शुरुआत की गई थी कनिष्क के द्वारा। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो कि हमारा राष्ट्रीय कैलेंडर भी है, तो इसको आपको याद रखना है। इसके अलावा मथुरा कुषाणों की द्वितीय राजधानी थी, है ना। पहली कौन सी थी? तो पहली पुरुषपुर पेशावर थी और दूसरी मथुरा थी उत्तर भारत की। इसके अलावा मथुरा से हमें कुषाण कालीन सिक्के, अभिलेख और मूर्तियां भी प्राप्त होती हैं, ठीक है। तो मथुरा एक प्रमुख साइट थी या फिर शहर था जहाँ से हमें कुषाण कालीन, तो मथुरा एक प्रमुख स्थल है जहाँ से हमें कुषाणकालीन सिक्के, अभिलेख और मूर्तियाँ प्राप्त होती हैं। इसके अलावा कनिष्क के शासनकाल में ही कला के क्षेत्र में दो प्रमुख शैलियाँ गांधार और मथुरा का विकास हुआ था, ठीक है। तो देखिए, आपने सुना होगा या फिर पढ़ा होगा आर्ट एंड कल्चर में कि दो प्रमुख शैलियाँ हैं मूर्ति कला की। वैसे तो तीन हैं, एक अमरावती शैली भी है, लेकिन दो हैं, जो एक गांधार और एक मथुरा, ठीक है। तो इनका जो सबसे ज़्यादा विकास हुआ है वो कनिष्क के शासनकाल में ही हुआ था, जो कि कुषाण वंश से संबंधित है। तो ये सारे फैक्ट आपको पता होना चाहिए, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे डिस्कस करते हैं गुप्त वंश या फिर गुप्ता डायनेस्टी की। तो देखिए, इसका जो संस्थापक था वो कौन था? श्रीगुप्त इसके संस्थापक थे। 275 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। उत्तर प्रदेश सर्वप्रथम गुप्त वंश प्रयागराज के निकट कौशाम्बी में इसका उदय हुआ था, ठीक है। तो सर्वप्रथम जो इनका उदय हुआ था वो प्रयागराज के निकट कौशाम्बी में उदय हुआ था। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के भीतरगांव, कानपुर, भीतरी गाजीपुर, देवगढ़, झांसी से हमें गुप्तकालीन मंदिर के अवशेष प्राप्त होते हैं, ठीक है। तो भीतरगांव, कानपुर, इसके अलावा भीतरी गाजीपुर, देवगढ़, झांसी, इन सभी जगह से हमें गुप्तकालीन मंदिरों के भी अवशेष प्राप्त होते हैं। तो ये सारे जो एरियाज़ हैं आपको याद रखने हैं। इसके अलावा गुप्त काल में उत्तर प्रदेश में आर्थिक, शैक्षणिक और सांस्कृतिक गतिविधियों में अद्वितीय विकास हुआ था, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश वाला जो रीजन था उस टाइम पे, तो गुप्त काल में यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा आर्थिक या फिर बोले इकोनॉमिकल, इसके अलावा शैक्षणिक, सांस्कृतिक या फिर कल्चरल तरीके से आप बोलें तो काफ़ी ज़्यादा विकास देखने को हमें मिला था, है ना। आगे बात करते हैं उत्तर प्रदेश से प्राप्त प्रमुख गुप्तकालीन जो अभिलेख हैं और शिलालेख हैं, उनको हम थोड़ा देख लेते हैं। तो देखिए, एक है बिलसड़ अभिलेख जो कि एटा में मिला है। इसके अलावा एक है गढ़वा के दो शिलालेख प्रयागराज से मिले हैं। करमदंडा अभिलेख अयोध्या से मिला है। मथुरा का शिलालेख मथुरा से मिला है। इसके अलावा भीतरी स्तंभलेख गाजीपुर से मिला है। तो ये सभी गुप्तकालीन शिलालेख और अभिलेख हैं। आपको याद रखना है कि कौन से अभिलेख हमें कहाँ से प्राप्त हुए हैं। अब हम बात करते हैं पुष्यभूति वंश या फिर वर्धन वंश की। तो देखिए, इसका संस्थापक कौन था? पुष्यभूति इसका संस्थापक था। अब हम बात करते हैं इसका सबसे प्रतापी जो एक प्रकार से राजा बोले हर्षवर्धन, इनके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। इसने थानेश्वर के स्थान पर कन्नौज को अपनी कैपिटल बनाया था, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना। थानेश्वर के स्थान पर कन्नौज को इसने अपनी कैपिटल बनाया था। कन्नौज को उसकी समृद्धि के लिए महोदय श्री भी कहा जाता था। तो ये भी एक पॉइंट आपको याद रखना है, महोदय श्री भी कहा जाता है। इसके अलावा कन्नौज की समृद्धि का उल्लेख ह्वेनसांग ने अपने वर्णन में किया था, ठीक है। ह्वेनसांग जो कि चीनी यात्री था, आपको पता होगा, हर्षवर्धन के टाइम पीरियड में आया था, हिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा। तो इसने कन्नौज की समृद्धि का उल्लेख अपने वर्णन में किया है। तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। इसके अलावा हर्षवर्धन के शासनकाल में ही उत्तर प्रदेश में दो बौद्ध सम्मेलन हमें देखने को मिले थे, एक कन्नौज का और एक प्रयाग। तो हिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा, ये काफ़ी बार एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से बनता है ना। तो कन्नौज और प्रयाग में दो बौद्ध सम्मेलन हुए थे हर्षवर्धन के शासनकाल में, ठीक है बच्चों। तो इतना ही चीज़ें हमारी बची थी एंशिएंट हिस्ट्री से रिलेटेड। बाकी हमने पहले पार्ट में ऑलरेडी सारी चीज़ें डिस्कस कर ली थी। चलिए अब हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन भी यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है बौद्ध धर्म का पालना किस राज्य को कहा जाता है? तो आपको मैंने बताया था उत्तर प्रदेश को बौद्ध धर्म का पालना कहा जाता है ना। अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश के किस जनपद को भारतीय मूर्ति कला की जन्म स्थली भी कहा जाता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मथुरा को भारतीय मूर्ति कला की जन्मस्थली भी कहा जाता है। मैंने आपको बताया था कि काफ़ी ज़्यादा यहाँ से ब्राह्मण धर्म की भी मूर्तियाँ मिली हैं अलग अलग भगवान की। इसके अलावा मथुरा कला अपने आप में एक मूर्ति कला है, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट आपको याद रखने हैं। अगला है गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? डी आंसर इसका हो जाएगा लुम्बिनी में हुआ था। 563 BC या फिर 563 ईसा पूर्व में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। अगला क्वेश्चन है हर्षवर्धन ने दो महान धार्मिक सम्मेलनों का आयोजन कहाँ करवाया था? तो इसका आंसर हो जाएगा कन्नौज और प्रयाग, है ना। सी आंसर इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। कन्नौज और प्रयाग में दो धार्मिक सम्मेलनों का आयोजन करवाया था। अगला क्वेश्चन है कुशीनारा वर्तमान में कुशीनगर किसकी राजधानी थी? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, मल्लों की राजधानी थी कुशीनगर या फिर
पहले हम इसको कुशीनारा के नाम से जानते थे, है ना। यहाँ पर आपको पता होगा बौद्ध ने महापरिनिर्वाण प्राप्त किया था या फिर इनकी मृत्यु हुई थी 483 BC में, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, टोपरा, सहारनपुर तथा मेरठ के अशोक स्तंभ लेखों को दिल्ली के किस शासक के द्वारा लाया गया था? तो ये मैंने आपको बताया था, फिरोज शाह तुगलक के द्वारा ये दोनों अभिलेखों को लाया गया था, ठीक है। कौन कौन से थे, है ना, एक था एक टोपरा का स्तंभ लेख था और एक मेरठ का था। तो आपको याद रखना है फिरोज शाह तुगलक के द्वारा इनको लाया गया था या फिर दिल्ली में स्थापित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, मथुरा कला किसके काल में अपने शीर्ष पर था? ठीक है, तो जो मथुरा कला है ये कुषाण काल में अपने शीर्ष पर था, मैंने आपको डिस्कस कराया था। मथुरा कला मूर्ति कला से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, गुप्तकालीन पक्की ईंटों से बना भीतरगांव मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो ये कहाँ पर स्थित है? डी, कानपुर में स्थित है भीतरगांव का मंदिर, जो कि पक्की ईंटों से बना मंदिर है। चलिए अगला क्वेश्चन है, जैन तीर्थकर पार्श्वनाथ मुख्यतः किस स्थान से संबंधित हैं? मैंने आपको बताया था वाराणसी से इनका संबंध है ना, वाराणसी में इनका जन्म हुआ था पार्श्वनाथ का, ठीक है। कौन से नंबर के तीर्थकर हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। चलिए अगला क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ पर हुआ? तो जो महात्मा बुद्ध हैं इनका महापरिनिर्वाण या फिर इनकी मृत्यु कहाँ हुई थी? वर्तमान कुशीनगर या फिर कुशीनारा में इनकी मृत्यु हुई थी 483 BC या फिर 483 ईसा पूर्व में इनकी मृत्यु हुई थी। चलिए अगला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध ने उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर अपना पहला उपदेश दिया? तो सबसे पहला जो इन्होंने उपदेश दिया था वो कहाँ दिया था? सारनाथ में इन्होंने सर्वप्रथम अपना उपदेश दिया था। इसके अलावा सर्वाधिक जो इन्होंने दिए हैं वो कहाँ दिए हैं? तो श्रावस्ती में इन्होंने सर्वाधिक उपदेश दिए हैं। अगला क्वेश्चन है, कुषाण वंश के शासकों की दूसरी राजधानी कहाँ पर थी? तो जो कुषाण वंश थे इनकी जो दूसरी राजधानी थी वो कौन सी थी? मथुरा थी उत्तर भारत में। इसके अलावा पहली कहाँ थी? तो पुरुषपुर पेशावर में इनकी पहली राजधानी थी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, वह कौन सा स्तूप स्थल है जिसका संबंध भगवान बुद्ध के जीवन की किसी घटना से नहीं रहा है? तो देखिए कुशीनारा से भी रहा है, यहाँ पर बुद्ध को महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था। बौद्ध गया भी है, ठीक है, यहाँ पर इनको निर्वाण की प्राप्ति हुई थी या फिर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। इसके अलावा सारनाथ से भी इनका संबंध है, यहाँ इन्होंने अपनी फर्स्ट स्पीच दी थी। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, है ना, सांची। ये कहाँ? मध्य प्रदेश में स्थित है, ठीक है। तो बुद्ध के जीवन की घटना से इसका संबंध नहीं है। अगला क्वेश्चन है, गुप्त काल का प्रसिद्ध दशावतार मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी। ये पॉइंट मैंने आपको बताया था, देवगढ़ ललितपुर में स्थित है दशावतार मंदिर, ठीक है। इसके अलावा भगवान विष्णु का भी मंदिर यहाँ पर स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसे बेतवा नदी का आइसलैंड भी कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा देवगढ़ को बेतवा नदी का आइलैंड या फिर आइसलैंड कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर ऋषभदेव का जन्म निम्न में से किस स्थान पर हुआ था? तो ये चीज़ भी मैंने आपको बताई थी, वाराणसी में हुआ था। जैन धर्म के जो प्रथम तीर्थकर थे ऋषभदेव, इनका जन्म कहाँ हुआ था? वाराणसी में हुआ था। ये पॉइंट मैंने कई बार आपको रिपीट किया था। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से सर्वप्रथम किस वेद से मगध के बारे में हमें जानकारी मिलती है? तो ये पॉइंट भी मैंने डिस्कस कराया था, इसका आंसर हो जाएगा अथर्ववेद से हमें सर्वप्रथम मगध राज्य के बारे में जानकारी मिलती है। इसके अलावा जो मगध का वास्तविक संस्थापक था वो कौन था? तो बिंबिसार इसका वास्तविक संस्थापक था। अगला क्वेश्चन है, गोरखपुर के किस ताम्रलेख से मौर्य काल में अकाल के संबंध में जानकारी मिलती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, सोहगोरा ताम्रलेख से हमें मौर्य काल के अकाल के बारे में जानकारी मिलती है ना। ये भी पॉइंट मैंने आपको डिस्कस कराया था। यूपी के गोरखपुर के सोहगोरा नामक स्थान से यह हमें प्राप्त हुआ है। अगला क्वेश्चन है, टोपरा का स्तंभ लेख कहाँ स्थित है? ठीक है, तो ये भी मैंने आपको डिस्कस कराया था। 2 स्तंभ लेख मैंने डिस्कस कराए थे, एक टोपरा का था और एक मेरठ का था, जिसे फिरोज शाह तुगलक द्वारा दिल्ली ट्रांसफर किया गया था, है ना। तो ये कहाँ पर? सहारनपुर खिजराबाद में ये स्थित था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, समुद्रगुप्त का दरबारी कवि हरिशेन द्वारा रचित प्रयाग प्रशस्ति किस स्तंभ लेख से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा कौशाम्बी स्तंभ लेख से इसका संबंध है। लास्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा क्षेत्र गुप्त वंश के उदय से संबंधित है? तो ये चीज़ भी मैंने आपको डिस्कस कराई थी, इसका आंसर हो जाएगा सी, प्रयागराज, है ना। मैंने आपको बताया था यूपी में सर्वप्रथम जो इसका उदय हुआ था वो प्रयागराज के कौशाम्बी में हुआ था, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको डिस्कस कराई थी। तो ये तो दोस्तों हमारे 21 महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो दोस्तों यदि आपको आज का वीडियो लेक्चर पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, इसके अलावा अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। इसके अलावा दोस्तों आप मुझसे इंडियन ज्योग्राफी पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारी रूट एप्लीकेशन पर विजिट कर सकते हैं। मैं वहाँ पर इंडियन ज्योग्राफी पढ़ा रहा हूँ, तो एक बार आप रूट एप्लीकेशन को विजिट ज़रूर करिए। चलिए मिलते हैं अगले बेहतर लेक्चर में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।